एवरीवन, दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन एंड फॉर बायोलॉजी। आज हम सी यू सेट लाइफ साइंस 2014 का पेपर डिस्कस करेंगे। ये सेकेंड पार्ट है इस वीडियो सीरीज़ का। फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 60 तक कवर कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, सूडोट्रेकिया आर फाउंड इन। सूडोट्रेकिया का यहाँ पे पूछा हुआ है कि किस में पाया जाता है, तो ये हाउस फ्लाई में पाया जाता है। जो हाउस फ्लाई के स्पंजी माउथ पार्ट्स होते हैं ना, उसके अंदर सूडोट्रेकिया प्रेजेंट होता है। ये करता क्या है, जो सूडोट्रेकिया होता है ना, वो फूड को कलेक्ट करने का काम करता है। और वो फूड जो ये कलेक्ट कर रहा है वो जाके एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, उसकी लेबलम में होती है। ये जो लेबला होता है ना, ये एक स्पंज के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर माइन्यूट चैनल्स होते हैं। ये जो चैनल्स हैं, इनकी हेल्प से ये फूड को एब्जॉर्ब या फूड को बेसिकली कलेक्ट करने का काम करता है। ये जो चैनल्स जो मैं बोल रही हूँ कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है लेबला के अंदर, इन्हीं को हम सूडोट्रेकिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे डायग्राम के अंदर ये जो वाइट कलर की लाइंस है, ये क्या है, ये सूडोट्रेकिया है। ये जो है फूड को कलेक्ट करेंगे, या उसको हम बोल सकते हैं कि ये सॉप अप कर रहे हैं जो लिक्विड फूड है उसको, जैसे स्पंज के अंदर होता है। तो यहाँ पे पूछा था कि सूडोट्रेकिया किस में पाया जाता है, तो ये हाउस फ्लाई में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका 61 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स ऑफ स्नेक्स आर। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है जो सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड है ये। ठीक है, स्मेल सेंस करने के लिए कौन सा ऑर्गन जो है वो स्नेक की हेल्प कर रहा है, ये चीज़ पूछी हुई है। देखो, दो ऑर्गन होते हैं स्मेल के लिए स्नेक के अंदर। एक होता है आपके नॉस्ट्रल्स और दूसरा होता है इनका जैकॉब्सन्स ऑर्गन। नॉस्ट्रल्स पता ही है सबको। जैकॉब्सन्स ऑर्गन क्या करता है, ये सराउंडिंग में जो केमिकल्स हैं ना, उनको डिटेक्ट करने का काम करता है, एक सेंसर की तरह वर्क करता है। और इन्हीं को डिटेक्ट करते करते, केमिकल्स को डिटेक्ट करते करते ये कहाँ पहुँच जाएगा, स्नेक प्रे के पास पहुँच जाएगा। जब आपने देखा होगा जो स्नेक्स हैं, जब वो ट्रैवल करते हैं, वो अपनी जो टंग होती है उसको स्नैप आउट करते हैं। ये स्नैप आउट क्यों करते हैं, ये एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। कौन सी इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लो कोई फेरोमोन्स है, जो माउस होता है जिनके ऊपर इनको फीड करना है मान लो, तो ये जो माउस है ना, ये फेरोमोन्स यूज़ करते हैं। एक दूसरे का बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस करने के लिए माउस फेरोमोन्स यूज़ करते हैं। तो जो स्नेक है वो जैकॉब्सन्स ऑर्गन यूज़ करता है इन फेरोमोन्स को डिटेक्ट करने के लिए, सेंस करने के लिए। कैसे, देखो, जो स्नेक है वो अपनी जो टंग है ना, उसको एयर में फ्लिप आउट करता है। तो जब वो फ्लिप आउट कर रहा है टंग को, तब तो उसने कलेक्ट कर ली इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट से। अब ये क्या कर रहा है, उस टंग को वापस से रिट्रैक्ट कर रहा है। जब ये रिट्रैक्ट करता है उस टंग को, तो ये जो टंग है ना, इसको ये इंसर्ट करता है जैकॉब्सन्स ऑर्गन के अंदर। तो जैकॉब्सन ऑर्गन के अंदर डिटेक्ट होता है कि फेरोमोन है। तो कलेक्ट कौन कर रहा है, स्टिमुलस एनवायरनमेंट से, या इन्फ्लुएंसर्स जो है वो एनवायरनमेंट से कौन कलेक्ट कर रहा है, टंग कर रहा है। और जो टंग है वो ये इन्फॉर्मेशन किसको दे रही है, वो जैकॉब्सन्स ऑर्गन को इन्फॉर्मेशन दे रही है। और वहाँ पे डिटेक्शन होती है कि ये क्या है, ये फेरोमोन्स है, और हमारा प्रे किस तरफ है, ये इस तरीके से डिटेक्ट करते हुए उस प्रे के पास पहुँच जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पूछा होता कि ऑल्फैक्टरी ऑर्गन कौन सा है स्नेक का, तो वो हो गया आपका जैकॉब्सन्स ऑर्गन। इसको हम वोमेरोनेजल ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, तो 62 का आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, द अरेंजमेंट ऑफ बर्ड्स फेदर इज कॉल्ड एज। जो बर्ड की बॉडी पे उनके जो फेदर्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, उसको हम बोलते हैं टेरिली या फिर टेरिलाई। ठीक, और जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे फेदर्स नहीं प्रेजेंट है, जो फेदरलेस एरियाज़ होते हैं इन टेरिलाई के बीच में, उसको हम एप्टीरिया बोलते हैं। एप्टीरिया के अंदर ऐसा हो सकता है कि स्मॉल या सॉफ्ट फेदर्स जो हैं वो प्रेजेंट हो, और इन स्मॉल सॉफ्ट फेदर्स को हम क्या बोलते हैं, डाउन बोलते हैं। यहाँ पे अरेंजमेंट का पूछा था कि अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, तो वो होता है टेरिली या टेरिलाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइसोगेमी। आइसोगेमी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, ये चीज़ ये पूछ रहे हैं। तो आइसोगेमी क्या होता है, ये वो रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर जो गेमीट्स फ्यूज़ हो रहे हैं ना, वो सिमिलर हैं। मोनोसिस्टस, क्लैडोफोरा, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स में ये देखने को मिलता है। लेकिन ये जो सिमिलैरिटी मैं बोल रही हूँ गेमीट्स की, ये मोर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी की बात हो रही है। इनके अंदर फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब इन्होंने क्या पूछा है, इसका जो प्रोडक्ट है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम जाइगोस्पोर। देखो, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में क्या करते हैं, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, फिजन हो गई, बडिंग हो गई, ये सारे तरीक़ों से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर मान लो अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, तो वो क्या करेंगे, वो स्विच कर लेंगे टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वो क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब गेमीट का फ्यूजन होगा और जो जाइगोट बनेगा ना, ये जाइगोट अपने अराउंड एक थिक वॉल सिक्रीट करना शुरू कर देगा। और इसी जाइगोट को, जिसके अराउंड जो है थिक वॉल सिक्रीट हो गई है, इसको हम बोलते हैं जाइगोस्पोर। इन्होंने यही पूछा था कि जो आइसोगेमी है उसके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम जाइगोस्पोर। आइसोगेमी वो तरीका है जो कुछ ऑर्गेनिजम्स तब अडेप्ट करते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशंस है। तो ये जो जाइगोस्पोर है ना, ये जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये एक्टिव हो जाएगा, और अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि जो हार्श इन्वायरमेंट है वहाँ पे ये विद स्टैंड करने में उस पर्टिकुलर जाइगोट को हेल्प करता है।
ठीक है, जो ज़ाइगोट है वो एक थिक वॉल के अराउंड, थिक वॉल उसने अपने अराउंड सिक्रीट कर लिया, तो वो एक तरीके का प्रोटेक्शन है फ्रॉम हार्श एनवायरनमेंट। ठीक है, और वो जर्मिनेट करेगा जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस वापस से आ जाती हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा था कि आइसोगेमी का प्रोडक्ट क्या होता है, उसको बोलते हैं हम ज़ाइगोस्पोर। आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, फोटोसिंथेसिस इन ब्लू ग्रीन एल्गे अकर्स इन। जो ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, ये चीज़ क्वेश्चन में पूछी हुई है। अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, सबसे पहले तो ये देखो कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं या यूकैरियोट्स होते हैं। ये होते हैं प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होते, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। अब ये जो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गे या BGA हैं, इनके जो पेरिफेरल रीजन होते हैं, इनके प्रोटोप्लास्ट का जो आउटर पोर्शन होता है, पेरिफेरल पोर्शन होता है, उसके अंदर थाइलाकॉइड्स आर प्रेजेंट। ये जो थाइलाकॉइड्स मैं बोल रही हूँ, इनको हम फोटोसिंथेटिक लेमेले भी बोलते हैं, और इन्हीं थाइलाकॉइड्स के अंदर जो है ना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल, जो इनकी हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस करने में। और क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे, इनको हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, इनका जो साइटोप्लाज्म था उसके आउटर पोर्शन के अंदर, पेरिफेरल रीजन के अंदर लेमेला आर प्रेजेंट, जो कि मेम्ब्रेनस टिश्यूज होते हैं, सिंगल लेयर्ड होते हैं, और ये थाइलाकॉइड से एनालॉगस होते हैं, इनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए होता है। तो वो जो क्लोरोफिल है वो किस में हेल्प कर रहा है, ये जो बाकी के पिगमेंट्स हैं उनकी हेल्प से ही क्या कर रही है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, वही चीज़ तो इन्होंने पूछी हुई थी। तो ये फोटोसिंथेसिस हो रही है आपकी फोटोसिंथेटिक लेमेले के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Question number 66. Meiosis occurs in Spirogyra during vegetative reproduction, during gamete formation, in preparation of conjugation, as the zygospore germinates. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, as the zygospore germinate. ये जो zygospore है ये कब बनता है, हमने अभी डिस्कस किया था, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जर्मिनेट करते हैं, म्योसिस होती है और ये हेप्लॉइड्स बनाते हैं। और इस तरीके की चीज़ें स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनाज, इन सब चीज़ों में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, फ्यूजन बिटवीन द इमेच्योर एंड द मैच्योर सेल्स इज नोन एज। जो इमेच्योर मैच्योर सेल्स के बीच में फ्यूजन होती है उसको क्या कहते हैं। जो पीडोगेमी होता है ना, इसका मतलब होता है कि जो गेमीट्स फ्यूज़ कर रहे हैं उनका पेरेंट सेम है। ठीक है, सूडोगेमी का मतलब होता है कि जो गेमीट्स हैं वो फ्यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। एडेल्फोगेमी का मतलब होता है जो मेटिंग है वो मेल एंड फीमेल सिबलिंग्स के बीच में हो रही है। यहाँ पे ये एंड्स और कुछ इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जो कि एडेल्फोगेमी शो करते हैं। ठीक है, एनाइसोगेमी का मतलब होता है जो गेमीट्स फ्यूज़ कर रहे हैं वो डिसिमिलर है। सिमिलर गेमीट्स की फ्यूजन का हमने देखा था, आइसोगेमी कहते हैं उसको। तो जो एनाइसोगेमी है उसके अंदर डिसिमिलर गेमीट्स की फ्यूजन होती है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा है और जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, यहाँ पे मेरे हिसाब से तो कोई भी परफेक्टली सूटेबल आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक एस्टिमेट लगाना है तो क्योंकि इमेच्योर एंड मैच्योर सेल्स जो होते हैं वो डिसिमिलर हो गए, इसी वजह से हम इसको एनाइसोगेमी की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ये एक एस्टिमेट है, जो प्रोबेबल आंसर इसका हो सकता है वो है ऑप्शन बी, एनाइसोगेमी। क्वेश्चन नंबर 68, कॉजेटिव एजेंट ऑफ वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो इज। जो पोटैटो का जो वॉट डिजीज होता है वो किस वजह से होता है, वो होता है आपका सिनकीट्रियम एंडोबायोटिकम की वजह से, जो कि एक सॉइल बॉर्न फंगस है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, दैट इज सिनकीट्रियम एंडोबायोटिकम। अब देखो, ये जो पोटैटो वॉट होता है ना, इसको हम ब्लैक वॉट भी बोलते हैं, एक तरीके का ट्यूमर है। इसको ब्लैक वॉट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जब स्टार्ट होता है ना फॉर्म होना, तो ये ग्रैन्युलर स्वेलिंग की तरह शुरू होता है। जो स्वेलिंग है ये पहले वाइट कलर की होती है और वो धीरे 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 क्या हो जाती है, वो ब्लैक कलर की हो जाती है बाद में। तो इसको हम इसीलिए ब्लैक वॉट कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो 68 का आपका आंसर हो जाता है डी। इन्होंने पूछा था कि किसकी वजह से होता है, तो वो होता है सिनकीट्रियम एंडोबायोटिकम की वजह से। ऑप्शन हो गया आपका डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, द सेल वॉल ऑफ एल्ब्यूगो इज मेड अप ऑफ। जो एल्ब्यूगो है उसकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, ये आपसे पूछा हुआ है। ये जो काइटिन है, मानन है, ये ग्लूकन है, ये सब फंजाई में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन एल्ब्यूगो एक प्लांट पैथोजन है, तो इसकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज एंड ग्लूकन की बनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, द कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम इज। जो कोनिडिया है पेनिसिलियम के, ये स्पोर्स होते हैं। ठीक है, इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये ओवियॉइड होते हैं, शेप में ये ओवियॉइड होते हैं। और जो सेल वॉल होती है ना इनकी, वो दो लेयर्स की बनी होती है, एक एक्साइन होती है और एक इंटाइन होती है। एक्साइन जो होती है वो थिक होती है, इंटाइन जो होती है वो थिन होती है। तो सेल वॉल तो इनकी कैसी हो गई, हम थिक कंसिडर करेंगे। जो प्रोटोप्लास्ट होता है ना इनका, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है,
और वो बाद में जाके डिवीजन करता है, वो 2 बनाता है। तो पहले तो एक ही न्यूक्लियस है, तो हम इनको यूनिन्यूक्लिएट कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो कोनिडिया है पेनिसिलियम का, उसकी थिक होती है वॉल या थिन होती है, और वो न्यूक्लिएटेड कैसा होता है, यूनी या मल्टी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी, दैट इज थिक वॉल्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। Question number 71. The ratio between the male and the female flower in Cyathium inflorescence is. जो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस होती है उसके अंदर कितने मेल और कितने फीमेल फ्लावर्स होते हैं। इसके अंदर ना एक फीमेल फ्लावर होता है जिसके अराउंड बहुत सारे मेल फ्लावर्स जो है ना उसको सराउंड करते हैं। ठीक है, तो फीमेल कितना हुआ, एक, और मेल कितने हुए, बहुत सारे। तो यहाँ पे यही चीज़ पूछी थी। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है जैसे पॉइंसेटिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, इसमें ध्यान देना, इन्होंने पहले क्वेश्चन में मेल लिखा है, बाद में फीमेल लिखा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए मत कर देना कि 1 फीमेल मैनी मेल, ऐसे नहीं करना। मेल पहले लिखा है ना, तो पहले कितने मेल होते हैं, मैनी मेल होते हैं, और फीमेल कितनी होती है, 1। तो मैनी/1 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72. इन विच फ्लावर द कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम अराइज फ्रॉम बिलो दी ओवरी। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि ये हाइपोगाइनस है, पेरीगाइनस है, एपिगाइनस है या नन है। देखो, जब हम इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं ना, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस, तो हम क्या चीज़ें देखते हैं, हम एंड्रोशियम की पोजीशन देखते हैं, गायनोशियम की पोजीशन देखते हैं, सेपल्स कहाँ हैं, पेटल्स कहाँ हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं। जो पेटल है ना, इसी को कोरोला बोलते हैं, सेपल्स को हम कैलिक्स बोलते हैं, एंड्रोशियम को हम स्टेमन कह सकते हैं। तो अगर मान लो कि जो एंड्रोशियम, सेपल, पेटल हैं ये ओवरी के बिलो प्रेजेंट है, यानी कि जो ओवरी है वो सुपीरियर है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि जो फ्लावर है वो कैसा है, वो हाइपोगाइनस है। ठीक है, ओवरी क्या है, सुपीरियर है, और बाकी की जो भी वॉल्स हैं, फ्लावर वॉल्स हैं, वो नीचे प्रेजेंट है। ये एग्जाम्पल आप इसके देख सकते हो, ये चाइना रोज़ में दिख जाएगा आपको, मस्टर्ड में दिख जाएगा, ब्रिंजॉल में दिख जाएगा। ठीक है, एपिगाइनस क्या होता है, देखो हाइपोगाइनस में ओवरी जो थी वो सुपीरियर थी, बाकी जो चीज़ें थी वो नीचे की तरफ प्रेजेंट थी। एपिगाइनस के अंदर क्या होता है, ओवरी जो होती है वो इन्फीरियर होती है, और जो वॉल्स होते हैं वो सारे के सारे अबव ओवरी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओवरी जो यहाँ पे इन्फीरियर होती है ना एपिगाइनस के अंदर, इसको बेसिकली थैलेमस जो है ना वो कवर कर देता है। तो ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाता है, आपके एप्पल हो गए, सनफ्लावर हो गए, उसके अंदर आपको एपिगाइनस देखने को मिलते हैं। पेरीगाइनस होता है कि मतलब इनकी पोजीशन जो है वो सेम होती है। ठीक है, जैसे रोज़ हो गया, पीच, प्लम, इन सब में देखने को मिलती है आपको पेरीगाइनस। यहाँ पूछा हुआ था कि ये जो चीज़ें हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, ये सब ओवरी के नीचे हैं, यानी कि ओवरी सुपीरियर है, और ओवरी सुपीरियर होती है हाइपोगाइनस के अंदर। तो यहाँ पे आपका 72 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, हाइपोगाइनस। क्वेश्चन नंबर 73. व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द स्मेल इन हायासिंथस फ्लावर। जो हायासिंथस फ्लावर होता है ना, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, और वो किस वजह से होती है, ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी हुई है। तो ये होती है अल्कोहल की वजह से, और कौन सा अल्कोहल, 2-फिनाइल इथेनॉल। और ये इसके अलावा, हायासिंथस के अलावा और कहाँ कहाँ मिल सकती है, ये रोज़ में मिल सकती है, ऑरेंज ब्लॉसम्स जो होते हैं उनके अंदर मिल सकती है। यहाँ पूछा था कि ये स्मेल किस वजह से होती है, तो ये अल्कोहल की वजह से होती है, जो कि मैंने बताया कौन सा होता है, 2-फिनाइल इथेनॉल। तो 73 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74. व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट इज़ मलबेरी। मलबेरी जो होती है वो किस तरीके का फ्रूट होती है, वो होती है कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट्स क्या होते हैं, ये वो फ्रूट होते हैं जो पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं। ठीक है, इनको हम इनफ्रुक्टेसेंस भी बोलते हैं। जो नॉर्मल सिंपल फ्रूट होते हैं वो एक ही फ्लावर से बनते हैं, ये पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस से बनते हैं। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि फिग हो गया, पाइनएप्पल हो गया, मलबेरी हो गई। मलबेरी तो यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ पे मलबेरी का पूछा होता कि ये किस तरीके का फ्रूट है, तो ये आपका हो जाता है कंपोजिट फ्रूट, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट सीड। तो जो एंडोस्पर्म होता है ये एम्ब्रियो को सराउंड करता है, उसको न्यूट्रिशन देता है। मोनोकॉट्स जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, डाइकॉट्स नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। लेकिन मोनोकॉट्स के अंदर एक एक्सेप्शन है, दैट इज एलिज्मा, जो कि मोनोकॉट सीड पोजेस करता है, लेकिन इसके सीड कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। वही चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी हुई थी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके सीड्स कैसे होते हैं, मोनोकॉट होते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो वो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दैट इज एलिज्मा। क्वेश्चन नंबर 76. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस बेस्ट फिट्स अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही तरीके से डिफाइन कर रही है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास अपना डीएनए होता है, न्यूक्लियस के पास भी अपना डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है ना, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, जैसे हमारा न्यूक्लियर डीएनए होता है, ये भी जीन्स एनकोड करता है जैसे कि न्यूक्लियर डीएनए एनकोड करता है। ये जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये लेकिन सर्क्यूलर होता है, ये लीनियर नहीं होता। लीनियर हमारा जैसे न्यूक्लियर डीएनए होता है ना, ये सर्कुलर होता है माइटोकॉन्ड्रिया वाला। और इसके पास जो बेस पेयर्स होते हैं वो भी कम है।
इसके कुछ 16,500 के करीब बेस पेयर्स होते हैं, और जो न्यूक्लियर डीएनए होता है उसके अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं? 3.3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं, इतने ज़्यादा। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास इतने कम, क्योंकि इसके पास जीन्स कम है। तो ये अपने सारे के सारे प्रोटीन्स को इनकोड नहीं कर पाता। ये डिपेंड रहता है उन प्रोटीन्स पे या उन जीन प्रोडक्ट्स पे जो बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा ऐसा है जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को तरीके से डिफाइन कर रहा है? वो है ऑप्शन सी, दैट इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड तो होता है, लेकिन कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर? इनमें से कौन सी ऐसी है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं है? ठीक है, नहीं है बतानी है, यानी हमें बताना है कि रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है। अब ये रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है? देखो, जो रिड्यूसिंग शुगर्स जिनको हम बोलते हैं ना, उन शुगर्स के पास ना एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट होता है, जैसे कि डी ग्लूकोज होता है जो आपका। और अगर नहीं होता है तो ये इस काबिल होते हैं कि ये इस फ्री ग्रुप को, जिसकी हम बात करें, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, इसको बना सकें। जैसे कि लैक्टोस होता है, वो बना सकता है इस ग्रुप को, ठीक है। तो इस तरीके की जो शुगर्स होती हैं जिनके पास ये फ्री एल्डिहाइड या सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट होता है या ये बना सकते हैं, ये जो शुगर्स होती हैं ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करती हैं। इसी वजह से हम इन्हें रिड्यूसिंग शुगर बोल देते हैं, ठीक है। दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। इसके अलावा कुछ ऐसी शुगर्स होती हैं जिनके पास ये फ्री ग्रुप नहीं होता, जैसे कि सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, रफिनोज हो गया। सुक्रोज को हम केन शुगर भी बोलते हैं, ठीक। इसके अलावा ट्री हैलोज हो गया, आपका ये अगार हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सा इनमें से नॉन रिड्यूसिंग नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी रिड्यूसिंग है। तो वो आपकी आ जाती है आइसोमाल्टोज, जिसके पास ये फ्री ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकती है। तो इसका आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज आइसोमाल्टोज। Question number 78, which one of the following diseases is mainly caused due to the deficiency of enzyme glucose 6 phosphatase? तो glucose 6 phosphatase की deficiency की वजह से इनमें से कौन सी बीमारी होती है? ये जितनी भी आपको एनलिस्ट की गई हैं जो डिजीज़ेस, ये वो डिजीज़ेज हैं जो ग्लाइकोजन के बिल्डअप यानी कि उसके एक्यूमुलेशन की वजह से होती हैं, ठीक है। किसी एंजाइम की कमी की वजह से ग्लाइकोजन का जो है बिल्डअप होता है और फिर ये सारी की सारी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, अलग अलग एंजाइम की वजह से। अब एक एक करके देखेंगे। ये जो पॉम्पेज डिजीज़ है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे भी ग्लाइकोजन का बिल्डअप हो रहा है, ग्लाइकोजन जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, लेकिन वो क्यों एक्यूमुलेट हो रहा है? क्योंकि जो एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज, जिसे हम GAA भी बोलते हैं, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। GAA का काम क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स शुगर यानी कि जैसे ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक डाउन करने में बॉडी की हेल्प करता है। अब क्योंकि ये ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा? ग्लाइकोजन का एक्यूमुलेशन होगा। तो जब इस पर्टिकुलर एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से ग्लाइकोजन जो है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता है तो उसको बोलते हैं हम पॉम्पेज डिजीज़। इसको हम ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 2 भी बोलते हैं। कौन सा टाइप है ये? टाइप 2, ठीक है। तो ये हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की कमी की वजह से नहीं हो रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं है। इसके बाद आते हैं हम कॉरीज डिजीज़ पे। कॉरीज डिजीज़ क्या होता है? ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 3 होता है। यहाँ पे भी ग्लाइकोजन का बिल्डअप होता है, लेकिन ये किस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? ये जो डी ब्रांचर एंजाइम होता है, अमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइडेज, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो ग्लाइकोजन है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? कॉरीज डिजीज़। और ये कौन सा टाइप है? ये टाइप 3 है। पॉम्पेज कौन सा था? टाइप 2। कॉरीज कौन सा है? टाइप 3। किस चीज़ का टाइप 3 बता रहे हैं हम? ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 3, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की कमी की वजह से नहीं हो रहा। फिर आती है आपकी मैकार्डल्स डिजीज़। मैकार्डल डिजीज़ जो होती है ये टाइप 5 है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 5 है। और यहाँ पे जो एंजाइम है जिसकी डेफिशिएंसी होती है वो होता है मसल फोस्फोराइलेज, जिसे हम बोलते हैं मायोफोस्फोराइलेज, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा आंसर नहीं आता, ये भी ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की वजह से नहीं हो रहा। अब आता है आपका वॉन गर्ग्स डिजीज़। ये जो वॉन गर्ग्स डिजीज़ है ये आता है आपका ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ टाइप 1। ये होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी की वजह से जब ग्लाइकोजन का बिल्डअप हो जाए, ठीक है। तो ये आपका 78 का आंसर क्या हो जाएगा? वॉन गर्ग डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 79, स्मॉल पॉक्स और फेटल डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस? इनमें से कौन सा ऐसा वायरस है जिसकी वजह से कौन होता है? कौन सी डिजीज़ होती है? स्मॉल पॉक्स हो जाता है।
तो यहाँ पे एक-एक करके देखेंगे। जो साइटोमेगालोवायरस होता है ना, ये आई इन्फेक्शन कॉज़ करता है, या कह सकते हैं ये ब्लाइंडनेस करता है या निमोनिया भी कॉज़ कर सकता है। इसके अलावा ये जीआई ट्रैक्ट को अफेक्ट कर सकता है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, स्मॉल पॉक्स नहीं कर रहा। वरीसिला जो है वो चिकन पॉक्स से रिलेटेड होता है, और जो एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है ये एसटीडी से रिलेटेड है। तो ये 3 तो हमारे सही आंसर है नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन जो दिया हुआ है, नन ऑफ दीज ऑप्शंस इज करेक्ट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। जो स्मॉल पॉक्स होता है ना, ये वरियोला वायरस होता है, उसकी वजह से कॉज होता है, और वो ऑप्शन में दिया नहीं हुआ। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, दैट इज नन ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट। Question number 80. The tetanus is caused by infection of Clostridium tetani, which is the most common portal entry of these bacteria to human beings. ये जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी होता है, इसकी वजह से टेटनस होता है, और ये ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी के अंदर सबसे कॉमन इसका जो एंट्री का पोर्टल होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है थ्रू वूंड्स। जो स्किन के ब्रेक्स होते हैं, वूंड्स होते हैं, उनके थ्रू जो है ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, जो कि ऑप्शंस में दिया नहीं हुआ। तो यहाँ भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दीज चॉइसेस इज ट्रू।